आज की कहानी का नाम है करनी का फल। इसके रचयिता हैं श्री गोरख प्रसाद। कांतिपुर नामक गांव के समीप एक जंगल था। वहां अर्धरात्रि के समय एक बूढ़ा पिशाच एक वृक्ष की डालों में ऊँघ रहा था। अचानक वृक्ष के नीचे कोई आहट पाकर पिशाच ने आंखें खोलकर देखा। एक युवक वृक्षों के बीच अपना रास्ता ढूंढता चला आ रहा था। पिशाच की निद्रा भंग हो गई, इसलिए गुस्से में आकर वह बोला, अरे तू कौन है? इस वक्त जब पिशाच जंगल में मीठी नींद सोते हैं तब तुम उसमें खलल पैदा करने क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? तुमने मेरी नींद हराम की है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह आह्वान सुनकर वह युवक जरा भी विचलित हुए बिना बोला, मैं भी यही चाहता हूँ। यदि तुम मेरे प्राण न लो तो कोई ना कोई खूंखार जानवर अवश्य लेगा ही, इसलिए तो मैं इस घने जंगल में आया हूँ। यह उत्तर सुनकर पिशाच के दिल में युवक के प्रति दया पैदा हुई। वह झट पेड़ से नीचे कूद पड़ा और उसने युवक के चेहरे को परख कर देखा। तब बोला, तुम्हारी उम्र मेरे उम्र के 17वें हिस्से जितनी भी नहीं है। इतनी छोटी उम्र में ही जिंदगी के प्रति तुम्हारे मन में विरक्ति क्यों पैदा हुई? बात क्या है, बताओ तो सही, मैं भी सुन लूँ। इस पर युवक ने अपना सारा दुखड़ा यूँ रोया। उसका नाम मुरारी है, देखने में वह बदसूरत है। उसने सामने वाले घर की युवती विमला से तहे दिल से प्यार किया। इधर विमला के लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं। यह खबर सुनकर मुरारी एक दिन शाम के समय विमला के घर गया। विमला उस वक्त बगीचे में फूल बीन रही थी। विमला के समीप जाकर मुरारी ने कहा, विमला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत दिन से, मगर आज तक मन की बात प्रकट नहीं कर सका। तुमसे विवाह करके मैं तुमको हर प्रकार से सुख पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मेरी बात पर विश्वास करो। मुरारी की बातें सुनकर विमला खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसको अपने घर के अंदर ले जाकर एक आदमकद आईने के सामने खड़ा किया और उसने पूछा, बताओ वह क्या है? वह तो आईना है, मुरारी ने भोलेपन से कहा। तुमने आईने में कभी अपना चेहरा भी देखा है? मेरी सुंदरता की तुलना में तुम्हारा यह रूप किसी भी योग्य नहीं है। यह विचार कभी तुम्हारे मन को कैसे नहीं छुआ? बड़े आए मुझसे शादी करने वाले, चलो अपना रास्ता नापो। विमला ने उसका परिहास किया। मुरारी तो अपमान के बोझ से दब गया। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी वृथा है और वह जंगली जानवर का शिकार बन जाएगा। मुरारी की कहानी सुनकर पिशाच ठहाका मारकर हंसने लगा। बाद में बर्फ से भी अधिक ठंडी वायु उसने मुरारी पर फूंक दी। चांदनी की रोशनी में मुरारी ने देखा कि उसके शरीर का काला रंग जाकर उसकी जगह वह शीशे जैसा चमक रहा है। फिर क्या था, कृतज्ञता भाव से उसने पिशाच को झुककर प्रणाम किया और बड़े संतोष से अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन दूसरे ही दिन व्याकुल मुरारी एक एक कदम बढ़ाते पिशाच के पास पहुंचा। उसको देख पिशाच ने कहा, तुम ठीक ऐसे समय पहुँचे जब मैंने अभी अभी झपकियाँ लगाना शुरू किया था, बताओ क्या हुआ? कहते हुए पिशाच पेड़ से उतर पड़ा। मुरारी के चेहरे को ताकते हुए उसने पूछा, बात क्या है, तुम उदास क्यों हो? सौंदर्य पेट नहीं भरता, ऐश्वर्य की भी कामना करके ले आओ, यही बात विमला ने मुझे बताई। मुरारी ने सुनाया, इसका मतलब है कि तुमने मेरे बारे में विमला को सुनाया है, सच है ना? पिशाच ने पूछा। बिना कहे मैं कैसे छूट सकता हूँ? मेरे अंदर छिपाने की कोई बात भी तो हो। मुरारी ने अपनी कठिनाई पेश की। ऐसी बात है, तब सुनो, मैं अपना ऐश्वर्य तुम्हें दे देता हूँ, तुम इसे ले जाकर विमला को खुश करो। यह कहकर पिशाच फिर पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर थैली भर स्वर्ण मुद्राएं उसने नीचे गिरा दी। मुरारी स्वर्ण मुद्राएं थैली में भरकर पिशाच को धन्यवाद देते हुए वहां से चल पड़ा। तीसरे दिन भी रात को फिर उदासी भरे मुरारी को पेड़ की ओर आते देखकर पिशाच ने जोर से चिल्लाकर पूछा, अरे भाई, विमला से तुम्हारी शादी की बात तो दूर रही, लेकिन तुम्हारा इस अवस्था में रातों में मेरी नींद हराम करने का सिलसिला जारी है। अब फिर कौन समस्या लेकर आए हो? विमला को क्या यह सोना पर्याप्त नहीं लगा? मुरारी पेड़ के नीचे पहुंचकर लुढ़क पड़ा और बोला, जानते हो विमला ने क्या कहा? सौंदर्य और संपत्ति के रहने से क्या हुआ? उनको सदा के लिए सुरक्षित रखने के लिए बुद्धिमत्ता तो होनी चाहिए। ये चीज़ तो तुम्हारे पास है नहीं, अब जाओ और उसे भी मांग लाओ। बेचारी तुम्हारी यह विमला तो बड़ी मूर्ख औरत है। यह कहकर पिशाच अट्टहास कर उठा। बाद में पेड़ पर जाकर उसने डालियों को जोर से झलझल हिला दिया। कुछ ही देर में मुरारी पेड़ के पत्तों से ढक गया। पत्तों को झाड़ता हुआ वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह पिशाच से बोला, मैं जिंदगी भर तुम्हारे उपकार नहीं भूलूंगा, आइंदा कभी तुम्हारी नींद में खलल नहीं डालूंगा। यह कहकर मुरारी बड़े आत्मविश्वास भरे डग भरते हुए वहाँ से चला गया। चौथे दिन रात को पेड़ की तरफ बढ़ती हुई आकृति की ओर देखकर पिशाच ने कहा, आओ विमला, आ जाओ। मैं पहले ही जानता था कि तुम ज़रूर आओगी, मैं तो तुम्हारे इंतज़ार में ही था। अश्रुपूर्ण नेत्रों से विमला बोली, ना मालूम तुमने मुरारी पर कैसा जादू टोना कर दिया है, वह तो बिल्कुल बदल गया है। आज उसने मुझसे बात नहीं की, इतना ही नहीं, मेरे चेहरे की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखा। कुछ लोगों से वह कह रहा था कि वह शहर में जाकर कोई व्यापार धंधा शुरू करने वाला है।
अब तुम किसी तरह मुरारी को समझा बुझाकर हमारी शादी करवा दो। यह कहते हुए विमला ने पिशाच के सामने अपने हाथ जोड़े। पिशाच खिलखिलाकर हंस पड़ा, फिर बोला, वह अब तुमसे प्यार करने वाला पहले का मुरारी नहीं रहा है। अपना भला बुरा अब वह अच्छी तरह से समझने लगा है। वह सौंदर्य और संपत्ति के साथ अब विवेक भी रखता है। शायद अब उसने सोचा होगा कि तुम अब उसके योग्य पत्नी नहीं बन सकोगी। तुमसे भी कहीं अधिक सुंदर व संपन्न परिवार की लड़की उसके साथ शादी के लिए अब तैयार हो सकती है। बड़े मन से तुमसे प्यार करने वाले मुरारी का तुमने तिरस्कार किया। अब वह सब कुछ रखता है और ऐसी हालत में अगर अब तुमसे शादी करने की इच्छा नहीं रही तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। ये सब तुम्हारी ही करनी का फल है ना। पिशाच की बातों में छिपी सच्चाई पहचान कर विमला शर्म से अपना सिर झुकाकर वहाँ से लौट पड़ी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।